हेलो स्टूडेंट्स, हाउ आर यू। कैसे हो आप सभी। आज का हमारा जो टॉपिक है वो है वेक्टर से संबंधित है। वेक्टर्स क्या होते हैं, स्केलर्स क्या होते हैं, ये फिज़िक्स के मेन बेसिक एलिमेंट्स है और आगे अपनी जो बड़ी क्लास है इन सब के अंदर इनको यूज़ किया जाता है। तो आज स्टार्ट करते हैं वेक्टर्स। वेक्टर्स, स्केलर्स, या तो इनको वेक्टर्स कहो या पूरा लिखो वेक्टर क्वांटिटीज़, या सिंपल लिख दो वेक्टर्स। ठीक है। इसी तरह इनको स्केलर लिखो या लिखो पूरा स्केलर क्वांटिटीज़। तो वेक्टर्स क्या होते हैं, स्केलर्स क्या होते हैं, इनके बारे में विस्तार से हम अभी स्टडी करेंगे। देखो, हमने स्टार्टिंग करी थी अपनी 10+1 फिज़िक्स की, कि फ़िज़िक्स को समझाने के लिए हमें कुछ क्वांटिटी की ज़रूरत होती है जिनको बोलते हैं फिज़िकल क्वांटिटीज़। और फिज़िकल क्वांटिटी के बिना फिज़िक्स नहीं समझाई जा सकती। लॉज ऑफ फिज़िक्स कैन नॉट बी एक्सप्लेन्ड। फिज़िकल क्वांटिटी को हम डायरेक्टली या इनडायरेक्टली नाप भी सकते हैं। तो फिज़िकल क्वांटिटी को मैंने बताया था कि मान लो एक बैग है कोई, इस बैग के अंदर हमने सारी फिज़िकल क्वांटिटी डाल रखी है। उसके अंदर से हमने पहले छांटी थी तो 7 फिज़िकल क्वांटिटी अलग छांटी थी जिनको हम बोलते थे फंडामेंटल फिज़िकल क्वांटिटी हमने नाम दिया था, 7 होती थी ये 7। उसके बाद बाकी जो बच गई थी उनका नाम था ड्राइव्ड फिज़िकल क्वांटिटी। ड्राइव्ड फिज़िकल क्वांटिटी वो होती है जो इन्हीं की सहायता से बनाई जाती है। तो 7 फंडामेंटल फिज़िकल क्वांटिटी क्या है वो मैंने पीछे वीडियो बना रखी है, व्हाट आर द फंडामेंटल क्वांटिटीज़। आज देखो, ये तो एक बात थी। आज इसको मैं एक दूसरे हिसाब से समझाता हूँ कि जो फंडामेंटल क्वांटिटीज़ और ड्राइव्ड क्वांटिटीज़ के अलावा भी हमने एक इनका वर्गीकरण कर रखा है, इनका क्लासिफिकेशन कर रखा है, वो है स्केलर्स और वेक्टर्स के रूप में। अब देखो, ये अपना बैग है, इसमें से मैं कुछ फिज़िकल क्वांटिटी निकाल के यहाँ रखता रहूँगा। तो आप कहोगे सर इसमें एक बात में ही बात समझ में आ गई, इसमें 2 बात समझ में आ गई। तो मैं इनको ऐसे निकाल के रखता हूँ। यहाँ पे दिखाई दे रहा होगा शायद बोर्ड के ऊपर। तो भाई हमने बैग में से एक फ़िज़िकल क्वांटिटी निकाली जिसका नाम है टाइम। तो कोई मेरे से पूछे कि टाइम कितना हो गया, तो मैं कहूँ कि भाई 2 बज गए। तो आपको ये बात समझ में आ गई होगी कि 2 बज गए हैं, ये बात आपको समझ में आ चुकी है। इसका मतलब मैंने कोई और चीज़ बताने की ज़रूरत नहीं है आपको। ये 2 जो है, इस 2 को बोलते हैं मैग्नीट्यूड। इसमें यूनिट भी शामिल होती है, ठीक है। और एक तो बात ये होगी आपके समझ में आ गई। दूसरा, मैं कहूँ कि भाई आज टेम्परेचर कितना है, तो आप कहोगे सर आज टेम्परेचर जो है वो 48 डिग्री सेल्सियस है। तो इसमें देखो यूनिट भी शामिल होती है मैग्नीट्यूड में। तो 48 तो मैग्नीट्यूड हो गया। तो आपके समझ में आ गया होगा जो टेम्परेचर वो 48 डिग्री सेल्सियस है। कोई और चीज़ तो शायद बताने की ज़रूरत नहीं होगी। ऐसे ही काफ़ी 2-3 बातें और भी हैं। जैसे कि आप पूछोगी आज कितना, इस गिलास में कितना दूध है, तो हम कहेंगे 250 ml है। तो ये भी आप अब ध्यान दो, यहाँ पे मैं कुछ बता रहा हूँ कि जो फिज़िकल क्वांटिटी एक बात बताने से समझ में आ जाए, एक बात बताने से समझ में आ जाए, उसको हम बोलते हैं स्केलर्स। और स्केलर्स का पर्यायवाची होता है नंबर्स। स्केलर कह दो या इनको नंबर कह दो। जैसे देखो ये नंबर ही है 2, 48, 250। ये जो स्केलर्स होते हैं ये एक बात बताने से समझ में आ जाते हैं। कुछ फिज़िकल क्वांटिटी के मैंने एग्जांपल दे दिए हैं, और भी बता दूंगा कौन कौन से हैं। तो अब ये तो होगी एक बात। उसके बाद ध्यान दो, उसके बाद हम दूसरा काम करते हैं कि कोई अनजान आदमी आ जाए कहीं से, कोई बाहर का आदमी आ जाए और पूछे हमसे कि भाई कोई फेमस जगह ले लेते हैं, कि जैसे आके पूछे हमसे कि कोसली का मठ कहाँ है। कोसली में एक मठ है, कोसली ज़िला रेवाड़ी में पड़ता है हरियाणा के अंदर। तो वहाँ का बहुत ही फेमस एक मठ है, बाबा मुक्तेश्वरपुरी मठ बोलते हैं इसको। तो कोई बाहर से आ गया, चाइना से आदमी आ गया और मेरे को मिल गया बाहर स्टेशन पे कहीं, वो बोला कि आपके गांव के मठ में जाना है।
तो मैं उससे एक ही बात कहूँगा कि आप 3 किलोमीटर चले जाओ। जब मैं उसको कहूँगा 3 किलोमीटर चले जाओ और उसके बाद मैं चला गया। अब वो जो आदमी आया था वो 3 किलोमीटर नॉर्थ में चला गया, सही एग्जैक्ट जैसे ही उसने 3 किलोमीटर नाप लिए उसके बाद रुक गया। मैंने उसको अपने फ़ोन नंबर दे दिए थे, तो उसने मेरे पास फ़ोन किया कि सर मैं 3 किलोमीटर तो चल चुका, लेकिन मुझे आपके गांव का मठ दिखाई नहीं दिया। तो वो वापस फिर वहीं आ गया, फिर हमारी मुलाकात हुई। तो फिर मैं बोला कि 3 किलोमीटर चला जा, तो 3 किलोमीटर फिर चला गया। वो इधर चला गया, इधर जो है सिविल हॉस्पिटल आ गई, लेकिन उसको फिर फ़ोन किया कि सर मठ नहीं मिल रहा आपके गांव का। फिर वापस हम इसी पॉइंट पे फिर इकट्ठे हुए। ऐसे मैं उसको एक ही बात बताता रहा कि आप 3 किलोमीटर चले जाओ, 3 किलोमीटर चले जाओ। हर बार उसको परेशानी हुई, कभी रेलवे क्रॉसिंग आ गई, कभी सिविल हॉस्पिटल आ गई, कभी नठेड़ा फाटक आ गया, कभी कुछ आ गया, कभी कुछ आ गया, लेकिन वो अपने मंजिल तक नहीं पहुंच पाया। ठीक है, फिर बाद में मैंने सोचा कि ये क्यों नहीं जा रहा, मेरे अंदर ही कोई कमी है। तो फिर मैंने बैठ कर डिसीजन लिया कि मैं इस भाई को ऐसे बताता हूँ कि आप 3 किलोमीटर चले जाओ, लेकिन दक्षिण दिशा में। तो जैसे मैंने इसको बताया कि 3 किलोमीटर प्लस मैंने इसको एक चीज़ और भी दी है, डायरेक्शन, वो है साउथ डायरेक्शन है। उसके बाद वो जैसे ही गया तो वहाँ 3 किलोमीटर दूरी के ऊपर हमें वहाँ उसको कोसली गांव का मठ मिल गया, वहाँ पे घंटियाँ बज रही थी, वो अपनी मंजिल की तरफ पहुँच गया। तो अब यहाँ से हमने एक डिसीज़न लिया है कि कुछ बातें ऐसी होती हैं जो 2 बात बताने से समझ में आती हैं। कुछ ऐसी, जैसे एक तो उसको मान बताना पड़ेगा और एक क्या देनी पड़ेगी, डायरेक्शन। बिना डायरेक्शन तो वो कहीं ऐसे घूमता रहेगा और अपनी मंजिल तक नहीं पहुँच पाता है। तो ऐसी फिज़िकल क्वांटिटी जो 2 बात बताने से समझ में आती है, जो 2 बात बताने से समझ में आती है, उन फिज़िकल क्वांटिटीज़ को हमने नाम दे दिया वेक्टर्स का। वेक्टर्स के अंदर 2 चीज़ मिलेगी, एक तो उसका मान मैग्नीट्यूड और प्लस क्या चीज़ मिलेगी, डायरेक्शन। ये 2 चीज़ बताओ, बताते ही वो वेक्टर बन जाएगा। ठीक है। दूसरा, ये जो स्केलर जो मैंने बताए थे, स्केलर्स के अंदर एक ही चीज़ होती है, मैग्नीट्यूड। मैग्नीट्यूड ओनली। जैसे बताया था कि भाई टेम्परेचर आज का इतना है, उस गिलास में इतना दूध है, किसी का मास इतना है। तब आपकी थोड़ी तस्वीर क्लियर होने लग गई है। देखो कि जो वेक्टर क्वांटिटी है उनको समझाने के लिए 2 बात चाहिए। कौन कौन सी, मैग्नीट्यूड प्लस डायरेक्शन। और स्केलर क्वांटिटी को समझाने के लिए सिर्फ एक ही बात चाहिए। जैसे कोई पूछे मेरा मास कितना है, तो मैं कहूँगी भाई 60 kg है, तो एक ही बात समझाने से आगे तो उसको हम बोलेंगे मैग्नीट्यूड। इनको मैग्नीट्यूड का, स्केलर का दूसरा नाम क्या होता है, नंबर। तो इनको तो हम बोलते हैं स्केलर्स, और जो 2 बात बताने से समझ में आए उनको क्या बोलते हैं, वेक्टर्स। तो इन दोनों में समझ में आ गया होगा बात। जैसे अब हम कुछ वेक्टर्स क्वांटिटी के नाम लिखते हैं, जैसे मैंने अभी बताई थी आपको कि जैसे जिसमें 2 बातें हों, जैसे डिस्प्लेसमेंट होगी। डिस्प्लेसमेंट के अंदर, डिस्प्लेसमेंट भी डिस्टेंस ही होती है, लेकिन इसमें डायरेक्शन होती है। और डिस्टेंस, मैं कहूँ कि यहाँ से आगरा 300 किलोमीटर दूर है, तो 300 किलोमीटर एक नंबर दे दिया, और डिस्टेंस मैंने डायरेक्शन नहीं बताई कि किस डायरेक्शन के अंदर आगरा स्थित है। जबकि डिस्प्लेसमेंट के अंदर क्या होता है, डायरेक्शन भी होती है। डिस्प्लेसमेंट शॉर्टेस्ट रास्ता होता है, कि जैसे फॉर एग्जांपल ये द डिस्टेंस समझ लो, 2 पॉइंट के बीच की दूरी, ये डिस्टेंस है, और ये शॉर्टेस्ट डिस्टेंस जो है इसको हम बोलते हैं डिस्प्लेसमेंट। ठीक है। और डिस्टेंस बाई टाइम करते हैं तो क्या आती है, स्पीड। स्पीड भी स्केलर ही है। और डिस्प्लेसमेंट बाई टाइम करते हैं तो क्या आती है, वेलोसिटी। तो वेलोसिटी कैसी है, वेलोसिटी एक वेक्टर क्वांटिटी है, वेक्टर क्वांटिटीज है। उसके बाद आती है आपकी फोर्स। फोर्स के अंदर भी हमें डायरेक्शन देनी पड़ती है, कि जैसे मैं कहूँ कि कोई दीवार गिरानी है, ये आपका बोर्ड है, ये गिराना है, तो कोई आ जाए पहलवान और वो उसको दिशा बतानी पड़ेगी किधर गिराना है। ठीक है। तो फोर्स भी क्या है, फोर्स इज आल्सो ए वेक्टर क्वांटिटी। ऐसे वेक्टर क्वांटिटी काफ़ी हैं, उनको विस्तार से बाद में डिस्कस करेंगे।
अभी तो मेरा बताने का मुख्य उद्देश्य यही था कि भाई वेक्टर्स क्या होते हैं, स्केलर्स क्या होते हैं। वेक्टर का मतलब क्या होता है? वेक्टर का मतलब वो फिजिकल क्वांटिटी जो एक बात बताने से ही समझ में आती है, उनको जो एक बात बताने से ही समझ में आती है उनको क्या बोलते हैं? स्केलर्स। और जो दो बात बताने से समझ में आती है उनको। हाँ, तो आपको पता चल गया कि वेक्टर स्केलर्स का। उसके बाद देखो कि वेक्टर्स को जोड़ा कैसे जाता है, स्केलर कैसे जोड़ा जाता है। जब भी मैं स्केलर कहूँ तो स्केलर का आप समझ जाएगा नंबर। स्केलर का मतलब क्या होता है? नंबर होता है। और इनको जोड़ा जाता है एल्जेब्रिकली। एल्जेब्रिकली जोड़ा जाता है। जैसे मान लो कि कोई कहे कि भाई कि एक कोई तराजू है, उसके अंदर हमने 10 kg मांस डाल दिया, फिर 20 kg डाल दिया, फिर 30 kg डाल दिया, तो उनको डायरेक्ट हम ऐसे जोड़ देते हैं कि 20 + 10 + 30, तो उत्तर आ गया आपका 60। तो नंबर जैसे जोड़ते वैसे जोड़ जाता है। लेकिन वेक्टर को जोड़ना जो है वो आसान नहीं है, क्योंकि इनमें डायरेक्शन भी होती है। तो इनको जोड़ा जाता है जियोमेट्रिकली, ज्योमेट्री के हिसाब से जोड़ा जाता है। और वेक्टर के अंदर आपको पता ही चल गया, वेक्टर के अंदर दो बातें होती है। दो बात कौन कौन सी है? मैग्नीट्यूड प्लस डायरेक्शन। और स्केलर के अंदर आपको पता चल गया एक ही बात होती है। वो एक बात कौन सी होती है? वो एक बात होती है उसका मान, जो एक बात बताने से ही समझ में आती है, दूसरी बात की ज़रूरत ही नहीं पड़ती है। तो ये जो दो बातें हैं ना, इनको हमने एक ऐसी चीज़ ढूंढी कि जिसमें दो बातें हों, ऐसी चीज़ ढूंढ के लाओ। तो काफ़ी मेहनत के बाद पता चला कि एक जो तीर का निशान होता है, एरो, इसमें दो बातें होती हैं। जैसे तीर का निशान हो गया ये, इसको हम अगर सही करूँ तो इसको ऐसे लिखेंगे, ये होगी लेंथ ऑफ सेगमेंट प्लस ये तीर का निशान। ठीक है, तो ये तो हो गया यहाँ से यहाँ तक आपका मैग्नीट्यूड, और ये होगी आपकी डायरेक्शन। ठीक है, डायरेक्शन होगी, ये मान भी होगी, डायरेक्शन भी। तो वेक्टर को दिखाने के लिए हमने एक नई चीज़ अडोप्ट कर ली है, गोद ले ली, एरो। जब भी किसी भी अक्षर के ऊपर एरो लगा हो तो आप समझ जाना ये वेक्टर क्वांटिटी है। जैसे फॉर एग्जांपल मैंने अभी बताया था आपको फोर्स, तो फोर्स का हम F लिखेंगे और F के ऊपर एक एरो लगा देंगे। इसको हम पढ़ेंगे ऐसे, वेक्टर F। क्या पढ़ोगे इसको? रीड एज वेक्टर F। ऐसे नहीं पढ़ेंगे, F वेक्टर नहीं पढ़ा जाएगा, इसको पढ़ा जाएगा वेक्टर F। तो वेक्टर को ऐसे लिखते हैं हम। वेक्टर को, वेक्टर में समझ गए दो बातें हैं, ये हैं, और एरो से होता है लेंथ ऑफ सेगमेंट, जो लंबाई है वो क्या कहलाती है? मैग्नीट्यूड। जो आगे का जो इसका सिर है, एरो हेड है, वो क्या देता है? डायरेक्शन देता है। ऐसे लिखा जाता है। अब इनको जोड़ेंगे ऐसे भाई, देखो जैसे फॉर एग्जांपल इनको हम मान लीजिए जो बोर्ड है, इसको मैं इधर भी धकेल रहा हूँ, फोर्स लगा दिया, और इधर से भी धकेल रहा हूँ, तो दोनों की डायरेक्शन तो उल्टी हो गई। एक इधर लगा रहा है, एक उधर लगा रहा है, तो दोनों एक दूसरे को कैंसिल आउट कर देंगे। तो इनको जोड़ा जाता है जियोमेट्रिकली। जैसे देखो ये था आपका ये पहले वाला, ये आ गया ऐसे। जैसे रामायण में आपने तीर देखे होंगे, तीर चलते रहते हैं ऐसे, एक का दूसरे तरफ, और एक आके एक दूसरे को कैंसिल कर देते हैं। सेम उसी प्रकार की कहानी है। और ये हो गया, इसकी डायरेक्शन जो है वो इधर है, इसकी डायरेक्शन इधर है। लेकिन इसको मैं अगर घुमा दूं इधर, इसकी डायरेक्शन मैंने घुमा दी, तो अगर ये F था तो अब ये क्या बन गया? ये -F, और ये F था ही। अब दोनों को जोड़ के दिखाओ भाई इनको। जब इन दोनों को जोड़ोगे तो ये तो है F और ये है -F। F माइनस F आपस में क्या कर देंगे? 0। तो कितना उत्तर आ जाएगा? 0 वेक्टर आ जाएगा आपका। ये एक दूसरे को कैंसिल आउट करते हैं। अगर ये दोनों सेम डायरेक्शन में होते, इधर ये इधर होता, ये इधर होता, दोनों सेम डायरेक्शन में होते, तो आपका उत्तर क्या आता? आपका उत्तर आता F + F, सेम डायरेक्शन में है तो 2F। तो वेक्टर्स को जोड़ा जाता है जियोमेट्रिकली, ज्योमेट्री के हिसाब से। स्केलर्स को जोड़ा जाता है, स्केलर्स को जोड़ा जाता है एल्जेब्रिकली, अपने देसी तरीके। तो ये हो गया आपका वेक्टर स्केलर्स की आपको जानकारी मिल रही है अभी। तो ध्यान दो बच्चों, स्केलर जो है ना, स्केलर के बारे में हमने इतना पढ़ने की ज़रूरत नहीं है। अब पूरी की पूरी जो एक आगे जो चलेगी बात, वो सारी की सारी वेक्टर से चलेगी। ये हमारा चैप्टर भी वेक्टर का ही है। वेक्टर वही समझ जाओ। वेक्टर को समझाने के लिए दो बात, वही आदमी आया था, वो मठ में जाने के लिए परेशान हुआ था, उसको दिशा भी बतानी
पड़ी थी जब वो जाके मठ में पहुंचा था और मंदिर की घंटी सुनी थी। ऐसे ही वेक्टर की ही स्टडी करी जाएगी अब, ठीक है। तो वेक्टर का मैग्नीट्यूड कैसे निकालोगे, मान कैसे निकालोगे? वेक्टर को लिखना तो आ गया आपको, एफ से लिख देंगे, वी से लिख देंगे और पी से लिख देंगे, मोमेंटम हो गया, एक्सेलरेशन हो गया, ठीक है। ये सभी उन बैग में से निकाल रहे हैं जिनको दो बात बताने की ज़रूरत है, जो दो बातों समझ में आते हैं वो वेक्टर कहलाते हैं, ठीक है। इनको मैं जर्नल लिख देता हूँ ए नाम के अक्षर से, इसको बोलोगे वेक्टर ए, नॉट ए वेक्टर। ए वेक्टर नहीं बोला, अगर आप ए वेक्टर बोलोगे तो ए लिख के वेक्टर का निशान यहाँ लगाना पड़ेगा। इसको क्या बोलना जाएगा, वेक्टर ए। तो इसका वेक्टर का जो मैग्नीट्यूड होगा, मान होगा, उसको लिखने के दो तरीके हैं। या तो इसका मैग्नीट्यूड जो है, मैग्नीट्यूड लिखा जाएगा ए के ऊपर तीर का निशान लगा के उसको मॉडुलस में बंद करेंगे, उसको मॉडुलस में बंद कर दो। या इसी को ऐसे लिखो, ये अक्सर थोड़ा बड़ा कर दिया जाएगा, सिंपल ए लिखा जाएगा। तो ऐसे किसी भी वेक्टर के मैग्नीट्यूड को हम ऐसे लिख सकते हैं। वेक्टर का मैग्नीट्यूड कैसे निकाला जाएगा वो भी बताएंगे अभी। उसके बाद वेक्टर्स की काफ़ी टाइप्स आती हैं, ठीक है। ये वेक्टर का मैग्नीट्यूड लिखने का तरीका था। अब सारी स्टोरी अपनी वेक्टर की चल रही है, तो वेक्टर का जो मैग्नीट्यूड, आगे वीडियो को देखें, आगे एक बहुत ही इंपॉर्टेंट फार्मूला करवाऊँगा अभी। वीडियो को बीच में मिस नहीं करें, नहीं तो सारी बात जो है वो अधूरी रह जाएगी, कोई फ़ायदा नहीं होगा। अब देखो, पहले ये देखो कार्टेशियन कोऑर्डिनेट्स क्या होते हैं। कार्टेशियन कोऑर्डिनेट्स क्या होते हैं, जो हमारी जो तीन एक्सिस हैं, एक्स एक्सिस, वाई एक्सिस और जेड एक्सिस, इन तीनों को मिला के हम बोलते हैं कार्टेशियन कोऑर्डिनेट्स, ठीक है। अब भाई थोड़ा ध्यान देना कि मैं यहाँ पे एक कोई ऐसा मुक्का लगा दूँ यूँ, तो देखो मुक्का तो मैंने यहाँ पे लगाया है, लेकिन इसकी अभी भी हिल रहा है, देखो इसकी जो प्रभाव था ना वो सारे बोर्ड के ऊपर गया है। तो अब कोई कहे कि सर आपने तो फोर्स बताया था वेक्टर होता है, और इसमें तो एक दिशा में नहीं, ये तो ऐसे पूरी इसमें ऐसे घूमा है, इसमें तो कोई दिशा है ही नहीं। जैसे कोई आदमी आए पूछे कि मुझे वहाँ जाना, मैं कहूँ भाई चला जाए ऐसे ही हो जा, तो वो पहुँच जाएगा, वहाँ पे नहीं पहुँचेगा। तो ये जो फोर्स था इसका प्रभाव तो पूरे बोर्ड पे ऐसे हुआ है। तो यहाँ पे डायरेक्शन कैसे निकालेंगे? तो यहाँ पे डायरेक्शन निकालने के लिए हमने यूनिट वेक्टर बना रखे हैं। यूनिट वेक्टर जैसे मैं समझाता हूँ, ये जो फोर्स था ये यहाँ तक गया, उसका लास्ट बॉर्डर यहाँ था और उसका बॉर्डर ये था, ये मान के चलो, ठीक है। तो ये एक्स एक्सिस है, मान लो मैं इस पर 3 लिख देता हूँ कि 3 मीटर तक गया होगा, 3 सेंटीमीटर तक गया होगा, कुछ भी यूनिट बना लो। इसको मैं लिख देता हूँ 4 तक गया, और यहाँ पे मैं लिखता हूँ कि ये 5 तक गया, ठीक है। तो इस वेक्टर को कैसे लिखेंगे, इस फोर्स को कैसे लिखेंगे कार्टेशियन कोऑर्डिनेट्स के अंदर, 3D टाइप के अंदर? तो इसको मैं ऐसे लिखूँगा, वेक्टर का निशान। अब एक्स एक्सिस में वो कितनी दूर तक गया, उसकी सीमा कहाँ तक थी, 3 तक, 3 प्लस 4 प्लस 5। आप कहोगे आपने तो सर ये कैसे जोड़ दिए, तो एल्जेब्रिकल जोड़ दिए। अभी तो आप बता रहे थे इनको जियोमेट्रिकल जोड़ते हैं वेक्टर को दिखाने के लिए। अब देखो इनमें डायरेक्शन नहीं है, खाली मान है, तो डायरेक्शन देंगे। डायरेक्शन का काम एक्स एक्सिस के अंदर करता है आई, और इसको भाई ध्यान से सुन लो, जिस भी लेटर के ऊपर कैप हो, हैट हो, कैरेट हो, उसको हम बोलते हैं यूनिट वेक्टर। यूनिट वेक्टर का मतलब, यूनिट का मतलब यूनियन इज स्ट्रेंथ, एकता में बोला है एक, तो इसका मान होता है 1। ए वेक्टर हुज मैग्नीट्यूड इज 1 इज नोन एज द यूनिट वेक्टर। अब देखो एक्स एक्सिस के अंदर जो डायरेक्शन बताने का जो काम है वो आई के पास हमने अलॉट कर दिया है। तो देखो होगी ना m प्लस डी, ये मैग्नीट्यूड हो गया, डायरेक्शन होगी। इसका मान 1 है, 3 को 1 से गुणा करोगे तो इसकी सेहत पे कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा, 3 ही रहेगा, लेकिन इसको एक फ्री में गिफ्ट मिल गई जिसको हम बोलते हैं डायरेक्शन। हो गया इसका डायरेक्शन, प्लस ये आ गया आपका 4i। 4 इसमें डायरेक्शन का काम करता है जे, कैप लगाओ ऊपर, और इसमें काम करता है के, इस पर भी कैप लगाओ। तो कार्टेशियन कोऑर्डिनेट्स के अंदर हम किसी वेक्टर को इस प्रकार से लिखते हैं। जर्नल लिखोगे, जर्नल का मतलब सभी आ चुके हैं, जर्नल को ऐसे भी लिखेंगे हम, वेक्टर ए इज इक्वल टू ए एक्स आई प्लस बी वाई जे प्लस
सी जेड के, समझ में आ गया, ए एक्स बी वाई सी जेड, ये कोऑर्डिनेट्स हैं, ये कोई भी हो सकता है। देखो जो मैंने यहाँ पे फोर्स लगाया था ना, वो यहाँ तक भी जा सकता था, मैं यहाँ 5 भी लिख सकता था, ये वो यहाँ तक भी जाता था, मैं 1 भी लिख सकता था, नहीं भी जाता तो मैं 0 भी लिख सकता था। तो किसी भी वेक्टर को हम ऐसे लिखेंगे। तो वेक्टर्स को कार्टेशियन कोऑर्डिनेट्स के अंदर कैसे लिखा जाता है, ए एक्स बी वाई सी जेड। तो उसके बाद इस टाइप के वेक्टर का मैग्नीट्यूड कैसे निकालेंगे। जैसे मान लो एक वेक्टर दे दिया कि आपको वेक्टर दे दिया ए, वेक्टर ए इज इक्वल टू ए एक्स आई ए वाई जे, ये जे है, प्लस ए जेड के। कोई कहेगी इसका मैग्नीट्यूड निकाल के दिखाओ, तो इसका मैग्नीट्यूड का फार्मूला होगा, आपने ऐसे निकालना है, ए एक्स स्क्वायर प्लस ए वाई स्क्वायर प्लस ए जेड स्क्वायर। ठीक है, उसके बाद जो उत्तर आएगा वो हमारा मैग्नीट्यूड होगा, वो इसका मान होगा। इसका मान को कैसे लिखोगे बताओ, इसके मान को लिखेंगे ऐसे, मोड लगा के। ठीक, करेंगे काम शुरू। मोड लगा के का मतलब इसका मैग्नीट्यूड को लिखते हैं, इसका जो आ जाएगा उत्तर वही हो जाएगा, इसमें मोड नहीं लगाना है। जैसे एक सैम्पल प्रॉब्लम करते हैं, देखो आपका आ गया 2i माइनस 3j प्लस 1k। ये आपको कोई एक वेक्टर दे दिया, कोई कहेगी इसका मान निकाल के दिखाओ, तो इसके मान को लिखेंगे मोड लगा के मैग्नीट्यूड को, या सिंपल ए लिखेंगे, लेकिन ए थोड़ा बड़ा करना है, मोटा करना है यहाँ से बराबर। हाँ भी करो काम शुरू। अंडरूट का निशान, ए एक्स का रोल कौन कर रहा है, ये रहा देखो, ए एक्स का रोल कौन कर रहा है 2, तो इसको लिख दूँ 2 का स्क्वायर, प्लस ए वाई का कौन कर रहा है 3, देखो ए वाई की मैचिंग यहाँ करो, ए वाई का रोल कौन कर रहा है -3, तो प्लस तो फार्मूले में ही है, और ए वाई है -3 का स्क्वायर, प्लस ए जेड का रोल कौन कर रहा है, ए जेड का रोल कौन कर रहा है, देखो यहाँ पे ए जेड का रोल कौन कर रहा है 1, मैचिंग कर लिया को के की के साथ, जे की जे के साथ, तो यहाँ पे लिख दूँ अब ए जेड का काम कौन कौन कर रहा है 1, तो आपका फाइनल उत्तर आ गया 4 × 9 + 1, 9 और 4 13 और 1 14, अंडरूट 14, ये आपका मैग्नीट्यूड का उत्तर आ गया। तो वेक्टर का मैग्नीट्यूड कैसे निकालोगे ये आपके समझ में आ गया। यूनिट वेक्टर क्या होते हैं, वेक्टर को कैसे लिखा जाता है, वेक्टर को बताने के लिए कितनी बातों की ज़रूरत पड़ती है, तो ये सारी बातें हमने डिस्कस कर ली है। जो हमारा बेस है 10+1 क्लास का, उसके अंदर पता होना चाहिए। मैं वेक्टर्स के कल आगे जो हमारी वीडियो होगी उसमें हम डिस्कस करेंगे कि वेक्टर्स को जोड़ा कैसे जाता है, वेक्टर को जोड़ेंगे कैसे, उसके लाज हैं उनको हम डिस्कस करेंगे, उनकी टाइप्स भी डिस्कस करेंगे, वेक्टर कौन कौन से प्रकार के होते हैं। तो उम्मीद करता हूँ बच्चों आज की जो मैंने बात बताई वो समझ में आ गई होगी। थैंक्स।